हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एडुबॉक्सिन पे। हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे सीएसआईआर सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एग्जामिनेशन 2023 के लिए। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है। तो आप सीएसआईआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका किस डेट पे पड़ रहा है, जो कि 5 फरवरी से स्टार्ट होगा और 20 फरवरी तक जाएगा। ओके, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे जब आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो उसमें जैसे मान लीजिए आपका 12 जुलाई है, ठीक है, तो 12 डैश, ये डैश आपको यूज़ करना है, ठीक है, 12 डैश 07 डैश 1998 मान लीजिए आपका ये है, तो डैश यूज़ करना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ वाले सेक्शन में डैश का यूज़ जरूर करना है, तभी आप डाउनलोड कर पाएंगे, वरना वो गलत बताएगा। और इसका पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एडुबॉक्सिंग पे मिल जाएगा। ओके, मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपने रिवीजन को और बेहतर बना सकते हैं। और प्लेलिस्ट जो इसके पहले और पार्ट आ चुके हैं, 4 पार्ट और आ चुके हैं, जिसमें हमारा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक पार्ट आया है, ये इसका पार्ट नंबर 2 है, तो वो पार्ट भी आप देख सकते हैं और रिविज़न कर सकते हैं। उसका उस प्लेलिस्ट का भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। बाकी इसका पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगा एडुबॉक्सिंग पे, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फिनांस कमीशन। ठीक है, फिनांस कमीशन से इसमें से कौन सा आर्टिकल है वो रिलेटेड है, डील करता है। आर्टिकल 280, आर्टिकल 282, आर्टिकल 284 या आर्टिकल 283। सो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 280। ठीक है, आर्टिकल 280 हमारा फाइनेंस कमीशन से डील करता है। सो बाकी हम देख लेते हैं कि आर्टिकल 282 किससे करता है। आर्टिकल 280 जो है वो हमारा एक्सपेंडिचर डिफरेबल बाय द यूनियन और स्टेट। ठीक है, कि कोई अमाउंट है यूनियन या स्टेट को अगर कोई चुकाना है तो उससे रिलेटेड है। ठीक है, मैं बस शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, एक्सपेंडिचर डिफरेबल एक्सपेंडिचर डिफरेबल बाय यूनियन और स्टेट। ठीक है, बस इतना याद रखना है, इतना ही आएगा अगर कहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। आर्टिकल 284 है, ये हमारा क्या है, ये कस्टडी ऑफ सूटर डिपॉजिट्स एंड अदर मनी रिसीव्ड बाय पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, कोई मनी रिसीव करता है पब्लिक सर्वेंट तो उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, मनी रिसीव्ड बाय पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट एंड कोर्ट भी आता है। ठीक है, कि स्टेट्स अबाउट द कस्टडी ऑफ सूटर्स डिपॉजिट एंड अदर मनी रिसीव्ड बाय पब्लिक सर्वेंट एंड कोर्ट्स। आर्टिकल क्या है, 284 है। आर्टिकल 283 किस चीज से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है, स्टेट्स अबाउट द कस्टडी ऑफ कॉन्सोलिडेटेड फंड एंड कंटेंजेंसी फंड। ठीक है, एंड पब्लिक क्रेडिटेड टू पब्लिक अकाउंट्स। ठीक है, यानी कॉन्सोलिडेटेड फंड और कंटेंजेंसी फंड्स और पब्लिक अकाउंट में जो भी मनी क्रेडिट होता है उससे रिलेटेड हमारा आर्टिकल कौन सा है, 283। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, नॉट करेक्टली है, ये याद रखिएगा, नॉट करेक्टली मैच। तो जो हमारा इधर लेफ्ट साइड में हमारा ये केस है और ये हमारा एलिमेंट्स है। ठीक है, कि किस चीज़ से रिलेटेड है, तो जो मिनर्वा मिल्स केस है, ये इसमें हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, और जो बी है एसआर बोमई केस, ये हमारा फेडरलिज्म से है। और आईआर कोल्हो केस जो है, ये हमारा फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। सो इनकरेक्टली पूछा गया है। ठीक है, नॉट करेक्टली मतलब इनकरेक्टली। देखिए पहला जो हमारा मिनर्वा मिल्स केस है, ये हमारा बिल्कुल करेक्टली मैच है। ठीक है, ये हमारा करेक्टली मैच है। और जो हमारा बी है एसआर बोमई, ये भी हमारा फेडरलिज्म से है, ये भी हमारा करेक्ट है, बट सी हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, ये फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कि ऑप्शन नंबर सी हमारा वो इनकरेक्टली मैच्ड है। हम देख लेते हैं कि जो ये कोल्हो केस है, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, ये किससे रिलेटेड, देखिए जो ये कोल्हो केस है, ये देखिए मैं ये 3-4 चीज़ें हैं उसमें आपको याद रखना है। एक तो रूल ऑफ लॉ हो गया, और सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल की बात हो रही है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर, और जुडिशियल रिव्यू और प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सॉरी ये एल ई है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी। ठीक है, ये हमारा कोल्हो केस है। ठीक है, कब आया था ये, 2007 में। ठीक है, 2007 का केस है ये।
और एसआर बोमई अगर हम बात करें तो ये फेडरलिज्म के साथ साथ इसमें हमारा सेकुलरिज्म हो गया, डेमोक्रेसी हो गया एंड जुडिशियल रिव्यू हो गया। ठीक है, ये जुडिशियल रिव्यू कई केसेस में इसको बार बार रिव्यू किया गया है, तो याद रखना। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, और हमारा जो ये मिनर्वा मिल्स केस है, ओके, ये हमारा हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है, इससे रिलेटेड है। सो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज नॉट पार्ट ऑफ बोथ डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है और फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, इसमें से कौन सा प्रोविजंस हैं जो दोनों के लिए हैं? तो एक तो है ऑप्शन नंबर ए, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट या गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन या यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, सो इसमें बताना है कि कौन से प्रोविजन है जो बोथ फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी दोनों में है। ठीक है, सो इसका हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बी, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट जो है ये हमारा प्रोविजन किसमें है? फंडामेंटल ड्यूटी में भी आता है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी में भी आता है। डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में आता है। ठीक है, डीपीएसपी हमारा किसमें है? पार्ट 4 में है। और फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये हमारा 42nd, थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंड किया था, उनके द्वारा आया था। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी आप याद रखिए, मैं बोल रहा हूँ यहाँ थोड़ा सा हौच-पौच हो गया है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के में आया था, ये ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटी, और किसने इसको रिकमेंड किया था? तो स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था। और ये लिया कहाँ गया था? तो वो याद रखना है, फंडामेंटल ड्यूटी जो करंट रशिया है या उस टाइम का जो यूएसएसआर था, वहाँ से इसको अडॉप्ट किया गया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा जो है डीपीएसपी में आता है, फंडामेंटल ड्यूटी में भी आता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बाय विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स फंक्शन। ठीक है, इसमें पूछा गया कौन सा आर्टिकल कलेक्टिवली डील करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के लिए और उसके फंक्शंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 4। सो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ए हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 164 हमारा डील करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के लिए और उसके फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 154 टू क्लॉज 2, आर्टिकल 161 क्लॉज 2 और आर्टिकल 151 क्लॉज 1। ठीक है, ये नहीं क्लॉज की बात नहीं यहाँ पर, ऐसे ही है। ठीक, ऑप्शन थोड़ा सा हो गया। 154 क्लॉज 2 किसके बारे में बात करता है? ठीक है, ये करता है इट डिफाइंस द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नमेंट दैट रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिमूवल्स। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर, ठीक है, मैंने शायद वो बोल दिया था, गवर्नमेंट बोल दिया था, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर। आर्टिकल 161 जो है हमारा 161 किसकी डील करता है? द आर्टिकल 161 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। ओके, और 151 तो ये सीएजी से है। ठीक है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट, इससे रिलेटेड है, सीएजी से, आप इतना याद रखना। ठीक है, सीएजी और पार्लियामेंट। ठीक है, काफी डिटेल में है, इसको कभी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कभी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से टाइपिंग रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से इसमें से क्या बोरो किया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन फिलहाल ये है। ठीक है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये हमने अडॉप्ट किया है कहाँ से? कनाडा से, ये हमने कनाडा से अडॉप्ट किया है। हम बात कर लेते हैं कि बाकी के जो हैं वो कहाँ कहाँ से किया गया है। ओके, ये मैं आगे बता देता हूँ। ठीक है, आगे मैंने उसका एक फोटो डाल के रखा है, मैं उसमें डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि हमने कहाँ कहाँ से क्या क्या अडॉप्ट किया है। ठीक है, सो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है।
विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6 विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन की रिगार्डिंग इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा क्या है कि देखिए अंडर आर्टिकल इन नॉट इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। अंडर आर्टिकल 352 इमरजेंसी कैन बी अनाउंस्ड ओनली ऑन अ रिटन एडवाइस ऑफ बाई कमिटी कैबिनेट, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड इन एनी स्टेट फॉर मैक्सिमम 3 ईयर्स, ये भी हमारा करेक्ट है, ओके, ये भी हमारा करेक्ट है। पार्ट 8th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इमरजेंसी प्रोविजन, ये भी हमारा करेक्ट है। बट जो ये आर्म रेबिलियन है ये हमारा जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आर्म रेबिलियन है ये इंसर्ट किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा इनकरेक्ट पूछा गया तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करें, अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी हमारा आर्टिकल 352 में है, और प्रेसिडेंट रूल जो है हमारा, प्रेसिडेंट रूल है वो हमारा 356 में है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारा है 360 में, आर्टिकल 360 में। याद रखिएगा नेशनल इमरजेंसी 352 में है, प्रेसिडेंट रूल 356 में है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में है, आर्टिकल 360 में। क्वेश्चन नंबर 7, विच फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस, ठीक है। मतलब अपने हिसाब से अगर कोई इंसान कोई है पर्सन है वो अपनी शादी करना चाहता है, सो वो किस किस मतलब किस फंडामेंटल राइट के अंडर में आता है, तो ये राइट टू इक्वलिटी, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, या राइट टू फ्रीडम। सो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। हम जो शादी करने का हम लोगों का है ये राइट टू फ्रीडम के अंडर में आता है, और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 19 टू 22 हमें ये अलाउ करता है फंडामेंटल राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडेड विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी, ठीक है। यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन सा ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के 1976 में। क्वेश्चन नंबर 8, ओके। हाँ, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये एक तो प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज जो है, यह है स्टेटमेंट जो 2 है, ऑप्शन नंबर 2 है। प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्डिंग एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलो द एज 6 ईयर्स, या प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान इसमें इंक्लूड किया था, ऐड किया था, ठीक है। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, ठीक है। किस आर्टिकल के अंडर में कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को अलाउ पावर मिलती है ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 123, फिलहाल आर्टिकल 123 आंसर हमारा हो जाएगा। बाकी हम बाकी के आर्टिकल देख लेते हैं। सो आर्टिकल 123 हमको प्रेसिडेंट को अलाउ करता है ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेट करने के लिए, ओके। आर्टिकल 122 है, ठीक है। देखिए उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए पहली चीज़ तो ये मेंशन करता है, इट मेंशंस द रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्कशन इन पार्लियामेंट, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन बताता है ये, ठीक है, कि restriction on पार्लियामेंट डिस्कशन, ठीक है। पार्लियामेंट डिस्कशन आर्टिकल 121, ठीक है। और जो ये 127 है, ठीक है, 127 है, ये अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस के बारे में बात करता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में याद रखिएगा। आर्टिकल 121 रिस्ट्रिक्शन ऑन पार्लियामेंट डिस्कशन, ठीक है। जो भी डिस्कशन होगा कैसे उस पर क्या करना है, कौन से किस पे रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, किस पे नहीं लगी हुई हैं, वो इस आर्टिकल 121 में बात करते हैं। और 127 इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, ठीक है, आर्टिकल 127। सो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। रिसेंटली पब्लिक इंटरेस्ट इम्यूनिटी इज इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये पब्लिक इंटरेस्ट इम्यूनिटी अभी हाल ही में न्यूज में था। क्वेश्चन नंबर 10, सो पूछा गया है
कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का। सो देखिए इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हम सीधे करेक्ट ऑप्शन डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, इट इज लीगल डॉक्ट्राइन दैट अलाउज द गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटी टू विदहोल्ड इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट फ्रॉम द डिस्क्लोजर इन लीगल प्रोसीडिंग और अदर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट इम्यूनिटी इसी के अंडर में आता है, ठीक है, इसी से रिलेट करता है ये। और अगर हम बात करें, ठीक है, इट मीन्स एडहरेंस टू बीइंग फेथफुल टू बॉटम लाइन प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ये किसके अंडर में आता है? सो ये हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बीच अंडर में, ठीक है, याद रखना है आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। और हमारा जो ये ऑप्शन नंबर सी है, इट अकर्स व्हेन अ लार्ज पोर्शन ऑफ कम्युनिटी द हर्ट बिकम इम्यून टू अ डिसीज, ये किसके अंडर में आता है? ये हमारा आता है हर्ड इम्यूनिटी के अंडर में, ठीक है, हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी। और जो लास्ट ऑप्शन है, इट मीन्स लिटिगेशन फाइल्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट सच एज पॉल्यूशन, टेररिज्म, रोड सेफ्टी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हैजार्ड, ये हमारा किसके अंडर में आता है? सो ये हमारा आता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, नहीं सॉरी, लिटिगेशन फाइल लीगल डॉक्ट्राइन, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 10 का, हाँ ओके, ठीक है, ये हमारा आता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंडर में। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, ये किसके अंदर में आता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और पब्लिक इंटरेस्ट इम्यूनिटी, दोनों में डिफरेंस है, आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये चीज याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो जो लीगल डॉक्ट्राइन होता है, जो अलाउ करता है गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटी को विदहोल्ड करने के लिए इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट जो लीगल प्रोसीडिंग्स और अदर कॉन्टेक्स्ट में होती हैं, वो हमारा आता है पब्लिक इंटरेस्ट इम्यूनिटी के अंडर में। और जो हमारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, लिटिगेशन जो फाइल करते हैं हम कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट सच एज पॉल्यूशन, टेररिज्म या रोड सेफ्टी और कॉन्स्टिट्यूशनल हैजार्ड, ये हमारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंडर में आता है। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट नंबर 1 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज या एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर, ओके। और स्टेटमेंट नंबर 2 है हमारा, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर in the union government including prime minister shall not exceed 15% and total number of 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा, यानी एमपीज के सिर्फ 15% ही कैबिनेट में मिनिस्टर हो सकते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है कि कौन कौन से करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 11, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 11 का है हमारा करेक्ट पूछा गया है। सो क्या है कि स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें कैबिनेट मिनिस्टर तो होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं, पर ये इंडिपेंडेंट चार्ज जो लिखा हुआ है ये नहीं होते हैं, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज ये नहीं होते हैं। सो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर 1 और हमारा दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है, ऑप्शन बी, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, recently Lily Thomas case 2023 has been, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, मतलब रिसेंटली जो अभी केस हुआ था, ये अभी हाल ही में कुछ दिन पहले काफी न्यूज में था, तो पूछा गया है कि लिली थॉमस केस 2013 जो न्यूज में था ये किस चीज से रिलेटेड है। सो बेसिक स्ट्रक्चर, एंटी डिफेक्शन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएस या प्रीएम्बल। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएस है, इससे रिलेटेड है, डिफेक्शन लॉ से, ठीक है। सो डिफेक्शन लॉ हमारा जो है वो किस पार्ट में है, तो हमको याद रखना है पार्ट, सॉरी शेड्यूल मैं पार्ट बता रहा हूँ, सॉरी शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल 10 शेड्यूल जो है हमारा डिफेक्शन से डील करता है, शेड्यूल 10 है एंटी डिफेक्शन, ठीक है। सो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन के रिगार्डिंग हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, चेयरमैन इनकरेक्ट बताना है, याद रखना, ठीक है, इनकरेक्ट, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन बी रिमूव्ड हिज ऑफिस इफ ही रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ये बिल्कुल हमारा वाइस प्रेसिडेंट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है। द चेयरमैन इज नॉट अ मेंबर ऑफ हाउस, ये हमारा करेक्ट है। द चेयरमैन डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट
एंड हिज डिसीजन इज फाइनल। देखिए ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि मनी बिल कौन डिसाइड करता है, वो हमारा लोकसभा का चेयरमैन करता है, लोकसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे करते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर जो है ये 3 इनकरेक्ट हो जाएगा और इनकरेक्ट पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट ये जो है हमारा इनकरेक्ट है। बाकी स्टेटमेंट नंबर 4 जो है द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डजंट प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 द जुरिसडिक्शन ऑफ लोकपाल इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, जुरिसडिक्शन ऑफ लोकपाल पूछा गया, इसमें से कौन कौन है, एक तो प्राइम मिनिस्टर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एंड ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, तो पूछा गया इसमें से करेक्ट आपको चूज करना है। सो देखिए इसमें क्या है कि प्राइम मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट तीनों है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है आपको कि लोकपाल में कौन कौन से आते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं और लोकसभा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपी जो होते हैं और ऑफिशियल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट तीनों होते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ठीक है, करेक्ट इज करेक्ट, ठीक है, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, ओके। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज Montego-Chelmsford रिफॉर्म, इट इंट्रोड्यूस्ड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, सिख्स एंड क्रिश्चियंस। For the first time, this act provided for the association of Indians with the Executive Council of Viceroy and Governors. It considerably increased the size of Legislative Council at a central level. Okay, so यहाँ पर क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है, कि फॉर द फर्स्ट टाइम दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइसरॉय एंड गवर्नर्स। जो हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे वो हमारे पहले जो है वो इंडियन जो है वो सेलेक्ट हुए थे, किसमें, वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, याद रखिएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और जो बाकी हमारे स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, क्योंकि जो ये मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, ये हमको इसको हम कह देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो हमारा था 1909 का, एक मिनट रुकिए, जो 1909 है इसको हम मॉर्लेमेंटो कहते हैं, ठीक है, मॉर्लेमेंटो, हाँ सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा मैं अलग दिख रहा था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 19 इसको हम कहते हैं मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स नाम से हम जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया 1909 को, ओके। और जो हाँ 1919 वाला था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 वाला, इसको हम जो है वो मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से जानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट अंडर यूनियन लिस्ट, ठीक है, इसमें से यूनियन लिस्ट के अंडर में कौन सा सब्जेक्ट नहीं है। देखिए न्यूक्लियर, फॉरेन और वर्ल्ड वॉर एंड पीस, ये तीनों हमारे जो है वो यूनियन लिस्ट में आते हैं, बट पब्लिक हेल्थ है ये हमारा स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो पूछा गया है कि यूनियन लिस्ट में कौन सा नहीं है, तो 16 का ए हमारा ऑटोमेटिकली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके, क्वेश्चन नंबर ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कौन सा स्टेट इसमें से लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ठीक है, इसमें से नहीं है। तो एक तो उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में भी है और कर्नाटका में भी है, बट लास्ट ऑप्शन जो है हमारा उत्तराखंड, वहाँ पर नहीं है, ओके, उत्तराखंड में नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। हम अगर बात करें टोटल हमारे पास 6 स्टेट है जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो आपको याद रखना है, एक तो अरुणाचल प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश, एक तो हमारा आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, एंड कर्नाटका मैंने बता दिया आपको, कर्नाटका, महाराष्ट्र बता दिया, महाराष्ट्र भी है, ठीक है, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना एंड यूपी, ठीक है, इन 6 स्टेट में हमारा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है। सो और उत्तराखंड में नहीं है, आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड यूपी यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 18 आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द, जो हमारा आर्टिकल 5 से 11 के बीच में है, ये किससे डील करता है, फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप, फंडामेंटल ड्यूटी एंड यूनियन लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है,
जो हमारा आर्टिकल 5 से 11 के बीच में है वो हमारा किसको डील करता है, किससे डील करता है, तो सिटीजनशिप से डील करता है। फंडामेंटल राइट हमारा पार्ट 3 में है, ठीक है। पार्ट 3 में आपको याद रखना है फंडामेंटल ड्यूटी हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था, और किसके कहने पे, तो रिकमेंडेशन हुई थी स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था, और हमने इसको अडॉप्ट कहाँ किया था, कहाँ से किया था, तो यूएसएसआर से, ठीक है, जो हमारा करंट रशिया है वहाँ से। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एडजर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, इसमें से कौन सा सबसे बेस्ट डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब है किसका, एडजर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट का, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ये हमारा जो है ए हो जाएगा, ठीक है। एडजर्नमेंट इज अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट दैट टर्मिनेट ओनली अ सिटिंग एंड नॉट अ सेशन ऑफ द हाउस, ठीक है। जो एडजर्नमेंट होता है पार्लियामेंट का उसमें क्या होता है कि सिर्फ सिटिंग को टर्मिनेट किया जाता है, ना कि पूरे हाउस को। मान लीजिए कुछ वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो गया या कुछ और कोई इश्यू हो गया, तो जो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, जो लोकसभा के जो चेयरमैन होते हैं, ये राज्यसभा के होते हैं, ठीक है, तो उसको एडजर्न कर देते हैं मोशन, जो भी पार्लियामेंट में सेशन चल रहा होता है, तो वो सिर्फ ज्वाइंट जो सिटिंग चल रही होती है, सॉरी, जो सिटिंग चल रही होती है उसको टर्मिनेट होता है, ना कि पूरे हाउस को। सो हमारा स्टेटमेंट नंबर ए है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एडजर्नमेंट इज अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट दैट टर्मिनेट्स ओनली अ सिटिंग नॉट अ सेशन, ठीक है, जो सिटिंग होती है उसको जो है टर्मिनेट करता है, सेशन को नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब जो है समन ये सब इनकरेक्ट है, ठीक है। डन बाई प्रेसिडेंट ओनली, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एडजर्नमेंट जो चेयरमैन होता है लोकसभा का, स्पीकर होता है उसके द्वारा, राज्यसभा का चेयरमैन और लोकसभा का स्पीकर होता है उसके हाथ में होता है, और ये भी गलत है, ठीक है, कि एडजर्नमेंट इज टाइम टू टाइम समन्स, ठीक है, हमें टाइम टू टाइम नहीं होता कि कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि हाँ आप कर ही देना है इसका। जब कोई इशू होता है, दंगा सॉरी कह रहा हूँ, लड़ाई झगड़ा हो जाता है एमपीज इलेक्शन के बीच में, या कुछ बहस हो जाती है, तीखी बहस हो जाती है, तो उसको एडजर्न कर देते हैं, मतलब उसको थोड़ा सा टर्मिनेट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर टेकन फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन, तो कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी जो है ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, सो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी वहाँ से अडॉप्ट किया है, ठीक है, ऐड किया है अपने में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हम बात करें कनाडा से, ठीक है, तो कनाडा से हमने क्या लिया है, एक तो फेडरलिज्म, ठीक है, फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। और आयरिश जो है यहाँ से क्या लिया, आयरलैंड से डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसके साथ साथ हाँ ठीक है, यहाँ से फिलहाल हमने ये लिया, और हम आगे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। और ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, कंकरेंट एंड ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, कंकरेंट एंड ज्वाइंट सिटिंग। आगे मैंने सारी लिस्ट डाली है, हम लिस्ट में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 21 में। ओके, सो डीपीएसपी आयरलैंड हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिया है, ठीक है, और इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी, जुडिशियल रिव्यू यूएसए, पार्लियामेंट सिस्टम ब्रिटेन। इनकरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन नंबर 21। ओके, सो हमारा बी है ये इनकरेक्टली हो जाएगा, इमरजेंसी प्रोविजन हमने जर्मनी से नहीं लिए हैं। ओके, इमरजेंसी प्रोविजन हमने कहाँ लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वहाँ से हमने लिए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वहाँ से इमरजेंसी प्रोविजन लिए हैं। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि बी हमारा इनकरेक्टली मैच्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये देखिए ये लिस्ट है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए लिस्ट बोरोड फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यहाँ पर कंट्री है, यहाँ पर हमने क्या क्या फीचर जो है वहाँ से बोरो किए हैं। तो ब्रिटेन से हमने देखिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम,
प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाई कैमरलिज्म। ठीक है, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। आराम से इसको पॉज करके देख लीजिएगा, चाहे तो नोट्स बना लीजिएगा। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या और इसके बाद मेथड ऑफ इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट। ठीक है, इलेक्शन जो भी प्रेसिडेंट का होगा वो कैसे होगा, और मेंबर्स नॉमिनेशन टू द राज्यसभा बाय द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट जो नॉमिनेट करता है राज्यसभा में मेंबर, वो प्रोसीजर कैसा रहेगा, वो हमने आयरलैंड से लिया है। यूएसए से क्या लिया है, यूएसए से हमने लिया है impeachment of president, function of president and vice president, removal of supreme court and high court judges, fundamental right, judicial review, independence of judiciary and the preamble of the constitution। ये हमने यूएसए से लिया है। ठीक है, और कनाडा से क्या लिया है, सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म वेयर द सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन स्टेट्स। ठीक है, हमारे में इंडिया में क्या होता है कि सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर होती है और स्टेट के पास कम होती है, तो वही हमने कहाँ से लिया, कनाडा से। जो 2 है, रेजिडुअरी पावर बेस्ट विद द सेंटर। ठीक है, जो भी रेजिडुअरी पावर है वो कहाँ पर होंगी, सेंटर के पास होंगी। सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर्स एट द स्टेट्स, ये हमने कनाडा से लिया है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सब हमने कनाडा से लिया है। ओके, ऑस्ट्रेलिया से बात करें तो देखिए कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बात करी ना हमने ऊपर भी, कि कॉन्करेंट लिस्ट और जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज और फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। रशिया से क्या लिया है, नाउ अभी रशिया है, पहले ये यूएसएसआर था। ठीक है, सोवियत रूस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इसमें हाँ हमने फंडामेंटल ड्यूटी लिया है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमने कब अडॉप्ट किया है इसको, कब ऐड किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम से पूछा गया, याद रखना है आपको। ठीक है, कि द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ये हमने कहाँ से, किस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। ठीक है, जो पार्लियामेंट जो प्रियम्बल में हमने एक्सप्रेस किया है वो कहाँ से लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी कंटेंट इन द प्रियम्बल। जो प्रियम्बल में ये लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया है, ये फ्रांस से लिया है। जर्मनी से क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स एंड सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, फंडामेंटल राइट जो हमारे हैं वो हम इमरजेंसी में सस्पेंड हो जाएंगे, ये हमने जर्मनी से लिया है। साउथ अफ्रीका से लिया है। ठीक है, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के इलेक्शन कैसे होगा और अमेंडमेंट क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, कैसा हम संविधान संशोधन कैसे होगा, वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया। जापान से लिया है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया, जापान से। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग हमको अपने करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, इट प्रोक्लेम्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, इट गारंटेड जस्टिस, इक्वलिटी एंड फ्रीडम टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी हमारा करेक्ट है। इट एश्योर्ड दैट सेफगार्ड्स शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द ऑल माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज, ये भी हमारा करेक्ट है। सो हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सारे हमारे ही करेक्ट है किसके रिगार्डिंग, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, द आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन इंडियन प्रियम्बल इज इंस्पायर्ड बाई फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट और कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ इवेंट लिख गया है, कंट्री है, ठीक है, या इवेंट कुछ भी सही है। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड रशियन एंड आयरिश रेवोल्यूशन। सो इसमें से कौन सा करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 23। सो किसकी बात कर रहा है ये, जस्टिस की बात कर रहा है। तो हम ऊपर थोड़ा सा चल लेते हैं जो डिस्कस किया है। ठीक है, जस्टिस, हाँ जस्टिस कहाँ दिख रहा है, मैंने बताया था ना आपसे कि कई बार एग्जाम से पूछा गया है। सो ये देखिए यहाँ पर आया, द आइडियल्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ये कहाँ से लिया है, रशिया से लिया है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रशियन रेवोल्यूशन से हमने लिया है ये आइडिया किसका, जस्टिस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फीचर ऑफ फेडरल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो हमारा एसेंशियल फीचर है फेडरल नेचर कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमारा कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, क्वेश्चन नंबर 24 का। ओके, ठीक है, सो फेडरल कोड, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और डुअल गवर्नमेंट। ओके, सो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है हमारा फेडरल नेचर का। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की हमारे पास सेंट्रल के पास भी पावर रहेगी और स्टेट के पास भी रहेगी, बट स्टेट के पास कम रहेगी, सेंट्रल के पास ज़्यादा रहेंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, द राइट टू मूव इन केस ऑफ सिटीजंस फंडामेंटल राइट्स आर वॉलेटेड हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, अगर इस पे क्या बोला गया है कि सिटीजन के फंडामेंटल राइट अगर वॉलेट होते हैं तो ये किस
राइट के किस ऑप्शन के में सबसे बेस्ट बैठेगा। सो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 25 है वो बी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशन, आपका कोई फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइटेशन होता है, एक्सप्लॉइट होता है, सो आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंडर में जा सकते हैं, जो कि हाई कोर्ट के लिए हमारा होता है आर्टिकल, हाई कोर्ट के लिए होता है आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है आर्टिकल शायद 32 होता है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इन दोनों आर्टिकल के अंडर में हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी हमारा फंडामेंटल राइट जो है अगर कोई वॉलेट हुआ है। ओके, सो आज की वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई, उसके लिए सॉरी। सो काफ़ी क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है इसमें, सो इसमें टाइम लग गया। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपने रिविजन को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।